क्या किसी पौधे के बीज जड़ के प्रकार और पत्ती के सिरे के विन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? नहीं। सभी बीज एक जैसे होते हैं? नहीं। चने और मक्कों के कुछ बीजों के 2 या 3 के लिए पानी में भिगोइए। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना का देखें। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे एक समान है अथवा भिन्न है? भिन्न है। जैसे द्विबीज बीज, पत्री बीज है ना, चना में 2 पार्ट में बढ़ जाता है, और एक बीज पत्री बीज। मक्का में तो एक ही बीज होते हैं, इसमें 2 पार्ट में बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज के आवरण के अंदर के 2 भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग का बीज पत्र कोटिलीडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोटिलीडन। जिन पौधों के बीच में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्रीय डॉक्टिलीडन्स या डाइकॉट कहते हैं। जो 2 बीज पत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीज पत्रीय मोनोकोटिलिडन्स मोनोकॉट कहा जाता है। जिसमें एक बीज पत्र होता है मोनोकॉट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में जलिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समानांतर सिरा विन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र होता है। अपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझाते हैं। जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। मैं उनके जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। इन जंतुओं को तालिका 2.5 से सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं के गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोगी किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर है ना, जैसे चींटी टांगे होती है। बकरी चलना और कूदना टांगे से करते हैं। कबूतर उड़ना पंख से करते हैं। मक्खी चलना और उड़ना पैर और पंख से करते हैं। मछली पंख होती है उसमें, और भी जानवर के यहाँ पर नाम लिख के बना के लाना है। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख और पैर दूसरे अंग हो सकते हैं जिन्हें इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं? इसके अतिरिक्त उनके अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक से परिचय। जानकी अम्माल 1897 से 84 तक भारतीय वनस्पति शास्त्री थे जो पर्यावरण संबंधी के कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने की सहायता भी। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। सफलता की कहानी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या है? यह केरल के पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूत, सुंदर, आर्द्र सदाबहार जंगल और उनकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है ना। केरल की ये कहानी है।
जो सही कहानी है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा जलाए गए अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था। जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुरा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध में 10 वर्ष तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिका और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु, है ना, सभी पौधे और जंतु अलग अलग परिवेश में रहते हैं। एक परिवेश में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मछली रह सकती है स्थल पर? नहीं। संभवतः अपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया गया होगा कि विभिन्न जीव जंतु विभिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया है। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रेखित स्ट्रीम लाइन शरीर और पख होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। क्रियाकलाप, आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 में देखें और श्याम पट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने इन स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण से जोड़ सकते हैं। तालिका 2.6 में विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जीव, है ना, ऊंट, देवदार का वृक्ष, मछली, महासागरों में मछली और पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार से, मरुस्थल में ऊंट और भी नाम लिखना है, ठीक है। जंगल में शेर रहते हैं और का नाम लिखना है। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने, इसमें लिखा चुके हैं तुम्हें, है ना। भोजन, परिवेश, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और उनके घर को क्या बोलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधे के संबंध में आपके क्या अवलोकन हैं। अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधे को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी होती है। पर्वतीय क्षेत्र में ये देवदार वृक्ष हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है ना, जल ज़्यादा नहीं होते वहाँ पर। मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल दिन में पौधे और जंतुओं मिलेंगे नहीं। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडा होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को मांसल तने जल संग्रहित कर सकते हैं ना। इसका जो मांसल होते हैं इसमें क्या होते हैं, जल होते हैं और उन स्थानों को गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। एलोवेरा जेल जो होता है ना, फेस में लगाया जाता है जिससे ठंडक मिलती है। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होते रहता है। जहाँ पर ठंडा क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ गिरते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं। इन अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं। राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट और लद्दाख के ठंडे स्थल में रहने वाले ऊँट। यहाँ का ऊँट देखो थोड़ा अलग टाइप के हैं और यहाँ के ऊँट अलग टाइप के हैं। ये सब कौन बनाया है, ये सब कौन बनाया है, गॉड ने। गर्म मरुस्थलों के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें